कोलंबो के द डेली मिरर द्वारा शनिवार सुबह खींची गई कुछ तस्वीरें, कैमरा में रिकॉर्ड की गई कई वीडियोस। हम देखते हैं कि टोपी पहने और पिट्ठू बैग लादे कई युवा छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देश के राष्ट्रपति और पीएम आवासों पर तब तक हमला करते देखा गया जब तक कि वो जनता के गुस्से से बचने के लिए सुरक्षा कवर के साथ सुरक्षित अज्ञात स्थान पर भाग नहीं गए। लेकिन आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और आग लगाने के बावजूद प्रदर्शनकारी लड़के और लड़कियां ना तो देश विरोधी क्रांतिकारी ये नारे लगा रहे थे और ना ही वो भाड़े के विदेशी सैनिक थे। वो श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे। कई महीनों के आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका की बदहाली चरम पर पहुंच गई है। जब दैनिक जरूरत की आवश्यक चीजें या तो अनुपलब्ध हो गई या उनकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों की पहुंच में जब वो रही ही नहीं, जब समस्याएं हद से पार हो गई, तब लोगों के पास और कोई चारा बचा ही नहीं। श्रीलंका में यही सब कुछ हुआ है। गुस्साए लोग आगे बढ़े, राष्ट्रपति पीएम के आवासों दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। कितने ऐशो आराम से उनके राष्ट्रपति रह रहे थे ये लोगों ने देखा और दुनिया को भी दिखा दिया। ये विडंबना है कि आम लोग पेट्रोल और गैस की लंबी कतारों में घंटों खड़े होने को मजबूर रहे, लेकिन उनके बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और पीएम रानिल विक्रमसिंघे की परस्पर हंसने बतियाने की तस्वीरें भी खूब वायरल होती रहीं। लोग और भड़क गए कि जहां हम जरूरी चीजों के लिए तरस रहे हैं, वहीं हमारे राष्ट्रपति और पीएम को परस्पर हंसी मजाक सूझ रहा है। राष्ट्रपति पीएम को आखिर जनता चुनती ही क्यों है? वैसे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन काफी पहले से ही चल रहे थे, लेकिन लोग इस बात से खास क्रोधित थे कि महिंदा राजपक्षे ने तो पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा अब तक नहीं दिया था। हालांकि अब बुधवार को वापस आएंगे और 13 तारीख को इस्तीफा सौंपा जाएगा, लेकिन इससे बीचों बीच वो अपना जो कहीं कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे थे, पद भी नहीं छोड़ रहे थे और देश की स्थितियों में सुधार भी नहीं ला रहे थे। सो जनता कितनी नाराज है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति पीएम को थी। शायद इसीलिए परिवार सहित उन्होंने अपना आवास खाली कर दिया। जब लोग कब्जा करने आए, तब सुरक्षा कर्मियों ने भी रोकने के लिए कुछ खास किया ही नहीं। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई। पीएम ने तो मजबूर होकर जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया और अब वो चाहते थे कि अगले पीएम के आने तक वो पद पर बने रहे, ताकि खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चल रही बातचीत ना रखी। और उनका कहना रहा कि अगर श्रीलंका में कोई सरकार की नहीं रहेगी तो मदद लेने के सारे प्रयास एकाएक थम जाएंगे। और राष्ट्रपति गोटाबाया ने तत्काल इस्तीफा नहीं दिया, पर किसी अज्ञात स्थान से उन्होंने सूचना दी कि वो आएंगे, 13 जुलाई को आएंगे, इस्तीफा देंगे, जबकि लोग तत्काल उनका इस्तीफा चाहते थे। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने दोनों को फौरन इस्तीफा देकर अगली सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए रास्ता साफ करने को कह दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ये जो कुछ आज हम आपके सामने रख रहे हैं और जो कुछ भी इस मंच पर से आप तक हमने दिखाने की और आपको बताने की कोशिश की, ये सब पूरी दुनिया ने बीते शनिवार को देखा। जो कुछ देखा उसके बाद ये जानना बड़ा अहम हो गया कि आखिर श्रीलंका में 2 महीने पहले तक ये जबरदस्त तरीके से चल रहे प्रदर्शन एक बार फिर से क्यों भड़के? आखिर अब संकट इतना गंभीर हुआ तो हुआ कैसे, और इसका आने वाले टाइम में असर क्या रहने वाला है? ये तमाम चीजें बस हवा में यूं ही तैरती रही और आज भी हैं। दुनिया के लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका आज हम सबक कह सकते हैं। कृषि हो, पर्यटन हो, इन सब पर यह देश बहुत डिपेंडेंट है। अत्यधिक उत्साह में ऑर्गेनिक खेती को अनिवार्य बनाया गया,
रासायनिक खेती के लिए बाहर से उर्वरक मंगवाने में विदेशी मुद्रा खर्च की गई। देश में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हुई, लेकिन उत्पादन के निर्यात के योग्य ना रहा और न देश की जरूरतें पूरी हुई। महामारी, उसने तो पर्यटन क्षेत्र को और भी चौपट कर दिया। आय के सारे सोर्सेज बंद कर दिए गए, तो मदद की जरूरत पड़ गई। लेकिन कोई भी देश आखिर कितनी मदद कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हर किसी की अपनी इकोनॉमी है और पेंडेमिक के बाद तो देखिए आज उसे ही ट्रैक पर लाने की जद्दोजहद हर एक कंट्री कर रही है। क्या डेवलपिंग कंट्री, हर विकसित देश भी आज कर रहा है। जो देश श्रीलंका को पैसे देगा वो उम्मीद भी करेगा, पर सवाल ये कि क्या श्रीलंका में लौटने की अब क्षमता है? आज श्रीलंका जिस हालत में पहुंचा है, अब अचानक उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती। गौर करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से उसे मदद भी नहीं मिल रही, क्योंकि वहां की सरकार मुद्रा कोष के नियमों निर्देशों का पालन करने के पक्ष में नहीं रही। मुद्रा कोष धन देता है, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज भी हैं जिनके तहत वो धन वापसी सुनिश्चित करना चाहता है। अति राष्ट्रवाद के चक्कर में श्रीलंका मुद्रा कोष के नियम कायदों को मानने को तैयार नहीं था। अब मुसीबत में फंसने के बाद वो तैयार हो रहा है और पूरी गंभीरता के साथ उसकी मुद्रा कोष से बातचीत भी चल रही है और इस बातचीत में बाधा ना पड़े, इसी के लिए निवर्तमान PM रानिल विक्रमसिंघे अगले PM पद तक बने रहेंगे। और श्रीलंका के लिए यह उचित भी होगा शायद कि वो अपनी नीतियों को बदले या व्यवहारिक बनाए, ताकि दुनिया भर से उसके लिए मदद के रास्ते खुलें। कहीं ना कहीं उनकी नीतियां नाकाम हुई हैं और इनके समय में भी श्रीलंका ने ऋण लिए, लेकिन उसमें करप्शन के आरोप भी लगे और ऐसे कई ऋणों से उसका नुकसान हुआ। सो ये कहीं ना कहीं एक सबक है कि किसी देश को ऋण बहुत सोच संभल कर और पूरी पारदर्शिता के साथ लेने चाहिए। और वहां जल्दी चुनाव करवाना भी अब आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए भी फंड चाहिए और अंतरिम सरकार जो भी बनेगी उससे भी तत्काल परिणाम की उम्मीद शायद अभी तो नहीं करनी चाहिए। अभी तो नीतियां बने और उनके परिणाम 1-2 साल में दिखेंगे। अब जो भी सरकार बनेगी उसे मित्र देशों से गुहार लगानी पड़ेगी, ताकि उपद्रव या लोगों के सड़कों पर उतरने की मजबूरी खत्म हो। तो श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा, हमने देखा, आपने देखा, उस पर दुनिया के बड़े लोकप्रिय नेताओं को भी आज गौर करने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ और जाए, अगर लोगों को अपनी जरूरत भर का सामान भी ना मिले, तो राजनीतिक सांस्कृतिक लोकप्रियता पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। आज जब इस फूटते गुस्से और उसके साथ जो एक बार प्रदर्शन फिर से चले हैं, और ये गुस्सा जो है लोगों का आखिर क्या कहता है, आने वाले टाइम में ये जो कुछ चीजें हैं, ये इसका असर देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों में भी किस तरीके का रहेगा, अब आगे सिचुएशन क्या रहेगी, ये तमाम चीजें हैं जो अभी फिलहाल बनी हुई हैं। बड़े सवाल बने हुए हैं, कुछ अहम सवाल भी हैं, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम रखना चाहेंगे और अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि बीते शनिवार, हालांकि देखिए 2 महीने से आर्थिक संकट ये उपजा और उसके बीचों बीच जो कुछ भी हुआ बीते शनिवार को, उन सब ने हमारी जैसे आंखें ही खोल दी। ऐसा लगा कि ये एक तरीके का सबक है कि अब नहीं संभले तो आगे जाकर स्थितियां जो है वो और बिगड़ सकती हैं। हम चाहेंगे कि ये जो तमाम चीजें हैं आपने भी समाचार पत्रों, टेलीविजन के माध्यम से जरूर देखी होंगी, जस्ट हिंदी के माध्यम से देखी होंगी, क्योंकि मंच पर से इस विषय को आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। तो चाहेंगे कि जो फोन लाइन इस वक्त फोन हमारे पास पड़ा हुआ है उस पर भी आप कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ी देर में पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या आपके अपने विचार जो हैं आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें आप फोन कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारे साथ क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं जो इस पूरे तमाम मुद्दे पर जो है अपने एक बेबाक ओपिनियन के साथ, क्योंकि एक गहरी सोच रखते हैं
और थोड़ी देर में वो तमाम सवाल जो हमारे होंगे इस विषय से जुड़े हुए उसका जवाब भी वो हमारे सामने रखेंगे। यदि आपका उनसे कोई सवाल रहेगा तो आप उनसे भी वो सवाल कर सकते हैं। सो ये वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं वो नीचे पट्टी पर लगातार रिपीट होते रहेंगे और इसके साथ साथ वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बनेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए देंगे ताकि प्रोग्राम को एक अलग लेवल तक हम पहुंचा सकें और समझ सकें कि आप भी इस प्रोग्राम को लेकर किस तरीके के बदलाव या सजेशन जो हैं हमें देना चाहते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पे तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ और आज श्रीलंका में आम जनता के फूटे गुस्से की हैशटैग श्रीलंका सीज की बात हम कर रहे हैं। श्रीलंका में जनता का ये जो गुस्सा है वो अचानक तो फूटा नहीं, ये आप भी भलीभांति समझते हैं और आर्थिक संकट से जूझते देश में जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है इस वक्त, उसमें आज नहीं तो कल ये शायद होना ही था। आज इस मसले पर, आज इस टॉपिक पर मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। वी वेलकम यू ऑन द शो। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब के इकोनॉमिक डिजास्टर का ना सिनोनिम बन चुका है श्रीलंका। क्या आपका भी ऐसा मानना है? क्योंकि एक राजनीतिक अस्थिरता, एक इंस्टेबिलिटी ये काफी टाइम से हम देख रहे थे और उसमें आज नहीं तो ये शायद कल होना ही था। जी देखो, ऐसा है कि श्रीलंका एक बहुत ही टिपिकल केस है जिसको हम देखते हैं कि एक ऐसा कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में किसी जमाने में सबसे ज्यादा हुआ करती थी जी, और जो कि जाना जाता था प्रोस्पेरिटी की वजह से, वो आज इस सिचुएशन पे पहुंचा है। उसके पीछे बहुत सी वजह जो है वो आपने बताई है अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में। इसमें एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लोग कहते हैं कि शायद चाइना की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जो श्रीलंका के ऊपर कर्ज है चाइना का सिर्फ 10% ही है, बाकी जो है दूसरे लेंडर से है, IMF से है, दूसरी जगह। जी जी जी। आज श्रीलंका के ऊपर तकरीबन $51 बिलियन कर्जा है जिसको चुकाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। जब कोई भी कंट्री कर्जे की अदायगी पर डिफॉल्ट करता है तो इसका मतलब है उसकी इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंडिया की एग्जांपल लगाते हैं, जब चंद्रशेखर की सरकार थी उस समय हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था कर्जे की किस्त चुकाने के लिए। दो थी कि इकोनॉमिकली हम बहुत डायर स्टेट्स में थे और आज श्रीलंका की सिचुएशन उससे भी बदतर है जब हम देखते हैं कि वहां पर खाने की चीजें नहीं है और लोग जो है वो खाना मील स्किप कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकते। स्कूल बंद है क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं है जिससे स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते। इतना बड़ा क्राइसिस श्रीलंका का इस वक्त है जिसका खमियाजा जनता भुगत रही है और जनता का आक्रोश जो है वो हमारे सामने है कि वहां पर जो पीपल्स पावर है, लेकिन पीपल्स पावर करेगी क्या? सवाल ये है, क्या इससे श्रीलंका जो है क्राइसिस से बाहर आ जाएगा? जी। श्रीलंका में जब तक एक परिवारवाद जो है वो खत्म नहीं होता। अब आप देखिए, पिछली जो कैबिनेट थी श्रीलंका की उसमें 26 मंत्री थे जी। और 5 प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और 4 मंत्री जो थे वो एक ही परिवार के थे। पॉलिटिकल करप्शन बड़ी जबरदस्त, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज थी वो इतनी लॉपसाइडेड हो गई। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि हम जो है फर्टिलाइजर बिल्कुल बंद कर देंगे। जी हाँ, फर्टिलाइजर बंद हुई। उन्होंने कहा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। रबर और टी प्लांटेशन की प्रोडक्शन कम हो गई जी। और आपका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया जी, या बहुत कम हो। ट्रू। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है कोरोना के बाद, खासतौर पर 2019 में जब वहां पर बम ब्लास्ट हुए थे
हाँ, 80% पर्यटक कम हो गए श्रीलंका के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो गया। ठीक। ये सब इश्यूज जो है, एक्सपोर्ट्स का कम होना और फिर टैक्स रिडक्शन, आप पॉपुलिस्ट मेजर्स, ये जो है एक बहुत बड़ा संकेत इंडिया के स्टेट्स के लिए भी है जो पॉपुलिस्ट तरीके से राजनीति करते हैं और फ्री बीज देते हैं। वहां पर भी ऐसा ही हुआ, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, उन्होंने टैक्स कट लगाने शुरू कर दिए पॉपुलैरिटी लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और उसका नुकसान ये हुआ कि वहां पर सारा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। अब ये है कि इसका हाउ कैन बी रिट्रीव, हाउ कैन बी गेट बैक द लॉस्ट ग्राउंड को कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक तो ये है कि प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, मैं इसमें बीच में आपको रोक रही हूँ। अब ये तमाम क्योंकि एक कारण नहीं रहा इस तरीके की सिचुएशन पर, है ना। एक ये भी है कि फ्री स्कीम्स जो होती हैं कहीं ना कहीं ये भी आर्थिक संकट को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, ये भी उनमें से एक रहा। जैसे कर्ज दरों, आपने इसका उल्लेख हालांकि किया, मैं दोबारा रिपीट करूं तो कर्ज दरों और किसानों के लिए बड़ी रियायतों के वायदों के साथ भी क्योंकि ये सत्तानशी हुए थे अगर हम गोटाबाई की बात करें। लेकिन क्या कहा जाए कि आर्थिक संकट को बढ़ाने में जो फ्री स्कीम्स यहां पर रही सरकार की ओर से जो दी गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं संकट को और ज्यादा आगे बढ़ाती चली गई। देखो ऐसा है कि अगर फ्री स्कीम्स आपने देनी है, हाँ, तो वो ये देखना पड़ेगा कि आपको आमदनी कितनी है। अगर आपकी आमदन कम हो रही है और फ्री स्कीम्स आप दे रहे हैं, तो फिर तो वो इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, और जैसा कि श्रीलंका में हुआ। हाँ, चारों तरफ से श्रीलंका की आमदनी कम हो रही है। दो ही मेजर सेक्टर थे वहां पर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, या बिल्कुल, और दोनों सेक्टर जो हैं वो डिक्लाइन पे हैं, और उसके बाद आप फ्री स्कीम्स दे दें तो वो तो उसका डिजास्टर तो होना ही है। वो इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक। ये मैं कह रहा हूं कि ये फ्री स्कीम जो है आप दे सकते हैं, जनता को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आमदनी आपकी कितनी है, आमदनी कितनी है, आप उधार लेकर के घी नहीं खा सकते। बिल्कुल सही। राइट, राइट। और जहां तक बात भ्रष्टाचार की लगी, क्योंकि राजपक्षे की नीतियां जो है वो डेफिनेटली नाकाम रही, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका ने ऋण भी लिया, आपने जैसा कहा। तो मैं हालांकि कह ही दूं कि प्रोफेसर साहब यहाँ पर जिस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंची कि भारत का 2% किसका कितना, अगर कर्ज की बात करें हम लोग, विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, ये 9% रहा। जापान की बात करें ये 10% है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें ये 13%। चीन का भी 10%, जैसा आपने पहले ही मेंशन किया, और अन्य का 9% है। और बाजार कर्ज जो है वो 47% है। तो श्रीलंका पर ये किसका कितना कर्ज है ये एक रहा है। लेकिन जहां तक ऋण की बात है, श्रीलंका ने ऋण लिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। आप इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, क्योंकि कई ऐसे ऋणों से उसका नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सबक है अन्य देशों के लिए भी कि ऋण भी सोच समझ कर ही लिया जाए। देखो ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि तकरीबन एक छोटा सा कंट्री है श्रीलंका। हाँ जी। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि एक सेक्टर डूब जाएगा दूसरा जो है वो उसको मदद कर देगा। हाँ, अगर आप लिमिटेड आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उसके बाद आप कर्जा लिए चले जा रहे हैं, हाँ, तो कर्जा कोई भी, चाहे हमारी व्यक्तिगत लाइफ है, चाहे वो स्टेट की लाइफ है, चाहे वो किसी नेशन की लाइफ है, अगर आप कर्जा लेते चले जाएंगे और उसकी भरपाई नहीं आपके पास संसाधन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इकोनॉमिक कोलैप्स का। इस वक्त मैं कहता हूं श्रीलंका के पास 2-3 होप्स हैं। ओके। जैसे कि चाइना से वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्जा और ले लिया जाए। ठीक है। श्रीलंका इज ऑलरेडी इन ए डेट ट्रैप, जिसको हम कहते हैं जी। और दूसरी तरफ IMF से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। राइट। सिर्फ इस समय श्रीलंका अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो वो इंडिया की 4 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन है जी, वो उसकी मदद कर रही है। ओके। अदरवाइज इस वक्त श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं है जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सवाल है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो ऋण लेना, इंडिया पर भी बहुत बड़ा ऋण है जी। फॉर एग्जाम्पल
अमेरिका के ऊपर इस समय अमेरिका की जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा कर्जा भी होता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर बिल्कुल छोटी इकोनॉमी है, जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी है, बहुत मॉडरेट से भी छोटी इकोनॉमी जी, तो वहां पर आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप कर्जा लेते चले जाएं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज जो हैं उनमें आप डिक्लाइन होता चला जाए, और कहीं पर आप अपनी पॉलिसीज जो हैं वो परिवारवाद के चलते, पॉपुलिज्म के चलते आप अपनी पॉलिसीज जो है वो लॉपसाइडेड करते चले जाएं, तो नेचुरली वो डिजास्टर होगा, जिसका खमियाजा जो है पूरी श्रीलंका की जनता जो है वो भुगत रही है। राइट। और मैं आपको एक और बात बता दूं जी कि श्रीलंका को कहा जाता है कि इट्स ए पर्ल ऑफ द ओशन। यू नो, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी जबरदस्त है, यानी जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने समुद्री जहाज जितना सामान लेकर के वेस्ट एशिया से तेल वगैरह चाइना, जापान और साउथ कोरिया वगैरह जाते हैं, वो सारा यहाँ से गुजरता है। इनकी जो पोर्ट्स हैं बड़ी अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल हम्बन टोटा जो पोर्ट है, जहाँ पर चाइना अपना बेस बना रहा है, उस वहां पर वो उसको डेवलप करके अच्छा खासा रेवेन्यू ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि ये सरकार जो है या जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो किस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। अगर वो पॉलिसीज केवल तुष्टीकरण की हो कि पैसा जो है वो मार्केट में देते चले जाओ, जनता को खुश करते चले जाओ, फ्री बीज देते चले जाओ और अपने पैसा, अपना परिवार का पैसा बढ़ाते चले जाओ, तो वो सिचुएशन जो है वो ग्रिम होती चली जाएगी, जैसी कि श्रीलंका में हुई है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये जिनका जिक्र आपने प्रोफेसर साहब किया है, इनसे जुड़े कुछ और भी सवाल है, क्योंकि एक डेट टर्मोइल की बात ओवरऑल वर्ल्ड वाइडली हम आपसे करना चाहेंगे। साथ ही साथ किसी भी देश का एक आर्थिक संकट और उस पर से जब अन्य देशों की भी हेल्प मिलती है, एक सवाल तब आज ये भी उठ रहा है कि सोच समझदारी से दोस्त चुनना भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफेसर साहब, इस पर भी जरा प्रकाश आप जरूर डालिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ एक बहुत बड़े टर्मोइल, इकोनॉमिक टर्मोइल की बात श्रीलंका सीज, हैशटैग श्रीलंका सीज की। पीएम रानिल विक्रमसिंघे को सत्ता से हटाने के बाद अब आंदोलनकारियों के एक हिस्से ने प्रस्तावित सर्वदलीय सरकार के सामने अपना एक मांग पत्र रखा है, लेकिन उधर ही श्रीलंका के केंद्र बैंक के जो अधिकारी हैं उनकी यूनियन ने भी देश को मौजूदा संकट से उबारने के लिए अपने कुछ सजेशंस अगली सरकार के लिए पेश किए हैं। यहाँ पर तो जानकारी यही है कि ये दोनों सुझाव जो हैं वो परस्पर विरोधी हैं, खासकर पर्यवेक्षकों का ऐसा मानना है। प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका स्ट्रेट टॉक में। एक जो प्रस्ताव पारित किया गया है मौजूदा संकट से उबारने के लिए, जो सुझाव भी दिए गए हैं अगली सरकार के लिए पेश करने के लिए, ज्यादातर पर्यवेक्षकों का आज मानना है कि ये दोनों ही जो सजेशंस हैं वो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। ये देश में मौजूद अलग अलग नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए समझा जा सकता है कि अगली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए। हालांकि इससे पहले आपने एक कहें कुछ ऐसे कहें सोल्यूशन भी दिए जिससे संकट को उबारा जा सकता है, लेकिन क्या ये इतना इजी होगा यदि अगली सरकार आती भी है और जल्द आती है? देखिए, ऐसा है कि सरकार के लिए चुनौतियां बहुत जबरदस्त हैं, कोई भी सरकार आए वहां पे, और इतनी जल्दी ये सुधार आने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप बिल्कुल लोअर लेवल पर चले जाते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। दो चीजें इसमें हैं जो ये सुझाव आ रहे हैं, इसकी मैं बात करूं अगर, एक तो सुझाव यही है कि नेगोशिएट किया जाए, बाहर से और ज्यादा निवेश लिया जाए। जहां तक निवेश का सवाल है, वहां पर निवेश इतना ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इंडस्ट्री वहां पर इतनी ज्यादा नहीं है। बेसिक उनका जो मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में बाहर से निवेश कितना हो सकता है वो हम सब जानते हैं, वो लिमिटेड ऑप्शन है। हाँ, और ये श्रीलंका के लिए इजी रहेगा। यस, अगर आप IMF वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट करते हैं लोन लेने के लिए, वहां पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पड़े। ओके, ठीक है। वहां पर ये नहीं हो सकता कि फिर आप अपनी मर्जी करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है IMF का और वर्ल्ड बैंक का बेसिक
जो स्ट्रक्चर होता है आपकी इकोनॉमी का, वो आपको अपने मुताबिक उसको वो चलाते हैं, ठीक फिर है। वहां पर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ। या फिर ये है कि आप इकोनॉमी को उभारने के लिए डोमेस्टिक मार्केट से पैसा जुटाएं, ओके। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट से जो डोमेस्टिक बोरिंग जिसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक बोरिंग जैसे आपने भी बताया कि 40% से ज्यादा डोमेस्टिक बोरिंग है, लेकिन लोगों के पास जब पैसा खत्म ही हो चुका है या उनकी आजीविका के ही लाले पड़े हुए हैं, तो कैसे होगा ये? डोमेस्टिक बोरिंग तो हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता। तो इसलिए श्रीलंका की इकोनॉमी जो है, वहां पर जो पॉलिसी मेकिंग है, इट्स इन ए कैच 22 सिचुएशन। हम ये करते हैं तब भी नहीं चल रहा, ये करते हैं तब भी नहीं चल रहा। श्रीलंका की इकोनॉमी को उभारने के लिए उनको इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि लोगों से पैसा भी लिया जाए और उसका प्रॉपर इस्तेमाल भी किया जाए, और जो पैसा बाहर से लिया भी जाए उसको वापस देने के लिए प्रॉपर प्रावधान हो आपकी इकोनॉमी के अंदर। ये नहीं है कि आप बाहर से पैसा लेकर के लोगों को फ्री चीजें देते रहें या टैक्स जो है वो अननेसेसरी कट करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट होती है उसका अपना पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट तो मैनेज करती है पैसे, और वो मैनेज कैसे करती है, किस तरीके से करती है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। बिल्कुल सही। और श्रीलंका की गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि वहां की इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि श्रीलंका ठीक ठाक है, पर्यटक वहां पर आए। पर्यटक की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी थी वहां, जो कि मैंने पहले भी बताया कि 2019 के बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए चर्चेज वगैरह में 80% उनका पर्यटक गायब हो गया। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? पर्यटक बाहर से आता है, वो फॉरेन एक्सचेंज खर्च करता है। ठीक। तो ये चीजें जो है, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज नाम की तो चीज बची ही नहीं है श्रीलंका के अंदर। तो ये चीजें जो है, प्लस श्रीलंका को जो एंटी इंडिया एक वहां पर नैरेटिव चलता है, उसको भी सोच समझना पड़ेगा कि वो चाइना के ज्यादा नजदीक होकर के, क्योंकि लोगों का अक्सर मानना यह है कि चाइना की बहुत ज्यादा क्लोजनेस की वजह से ये सारा कुछ ये सारी चीजें हुई, चाइना की वजह से डेट ट्रैप में आया है श्रीलंका। जी। ऐसा कई लोगों का ये मानना है। जी। तो ये उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज क्या है। हालांकि मेरा अगला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे जरूर था कि ये आज ये जो मानना है कि ये सब चाइना की वजह से हुआ है, हालांकि मैं एक पूरे डेट टर्मोइल की बात भी आपसे जरूर करना चाहूंगी जो वर्ल्ड वाइडली है, जिसको लेकर अब हाल ही में IMF ने लेकर भी अपनी कुछ बात रखी, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं उन्होंने भी अपनी इसको लेकर बात रखी थी। ये आपसे जानना है कि क्या वाकई ऐसा है, श्रीलंका की जो स्थिति है, जो लोगों का ये मानना है, क्या चाइना का उसमें एक बड़ा रोल है? क्योंकि लोन तो देखिए हर कहीं से कुछ ना कुछ तो लिया ही है, और सबसे ज्यादा तो ये मार्केट से लिया गया है 47%, जिसका मैंने पहले भी मेंशन किया इसको लेकर। देखो, ऐसा है कि चाइना का रोल ये है कि चाइना ने वहां पर क्योंकि श्रीलंका जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल जो समुंदर के मार्ग हैं उनके बिल्कुल नजदीक है और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने वहां पर जो पोर्ट डेवलप की, वहां पर निवेश किया जी, वो निवेश को की वजह से चाइना श्रीलंका को डिपेंडेंट करता चला गया। यानी जो इकोनॉमी थी बजाय इसको प्रोडक्टिव कुछ करता, वो नहीं हुआ। दूसरे इंडिया की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही जिसकी वजह से इंडिया जो है वो श्रीलंका से दूर होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना को दिए गए, उससे पहले वो इंडिया को ऑफर किए गए थे, इंडिया ने उनको नहीं लिया तो चाइना ले गया। ठीक है, इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका को हम इग्नोर करके, क्योंकि श्रीलंका हमारा नेक्स्ट डोर नेबर ही नहीं है, बिल्कुल सही, बल्कि श्रीलंका हिस्टोरिकली अदरवाइज ऑल्सो काफी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाइना जो है, चाइना की जो पॉलिसीज थी, चाइना की जो डिपेंडेंस थी बहुत ज्यादा, उसके बाद आप अचानक देखो,
आपको पानी की टैप चल रही है और उसके बाद आप उसको अचानक बंद कर दें, हाँ, तो वो क्राइसिस हो गया। हाँ, यानी चाइना ने भी कहा कि भाई पैसा वापस दो, पैसा उनके पास पता है कि है नहीं, नहीं है। तो आगे को देने से बंद कर दिया। तो वो सब चीजें भी हुई। उस बिल्कुल सर। समय पर अगर कोई कंट्री श्रीलंका के साथ खड़ा नजर आया, वो इंडिया ही नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंडिया की क्रेडिट लाइन है वही श्रीलंका की इकोनॉमिक लाइफ लाइन इस समय बची हुई है, और कहीं से कोई किसी तरह की कोई उम्मीद श्रीलंका को नहीं है। हाँ, तो इसलिए जब आप अपने आप को इंटरनेशनल रिलेशंस में पोजीशनिंग करते हैं कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं और वहां पर आपको किसके साथ कैसे रिलेशंस बना करके रखना है, तो वो बहुत समझदारी की बात होती है। वहां पर भी श्रीलंका ने कहीं ना कहीं डिफॉल्ट किया है, बल्कि एंटी इंडिया होने की वजह से कई पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ उनकी क्लोजनेस कई इश्यूज के ऊपर रही, इवन मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह। तो ये चीजें जो है ये श्रीलंका को देखनी पड़ेगी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से दोबारा से रीपोजिशन करते हैं। खालिद सर, क्योंकि आप भारत के संदर्भ में भी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, मैं यहाँ पर ना एक बहुसंख्यवाद एजेंडे की बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीलंका और भारत, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कहा जाता है कि एजेंडे, बहुसंख्यक जो एजेंडा है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि भारत में मुसलमान और श्रीलंका की बात करें मुस्लिम और साथ ही साथ कहें तमिल, ये निशाने पर जो है वो रहे। मूल संदेश ये है कि एक बहुसंख्यवाद राजनीतिक एजेंडा, हम जब यहां तक पहुंचते हैं लोगों को विभाजित करते हुए किसी ना किसी स्तर पर जो प्रोडक्टिव चीजें होती हैं ना वो अनप्रोडक्टिव हो जाती हैं। देखो, आपने ये जो श्रीलंका के बारे में बात कही है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें काफी ज्यादा फॉल्ट लाइन है, जिसको हम मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कहते हैं जी। जैसे कि इंडिया में भी इस समय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, हुआ ये कि वहां पर सिन्हाला और जो तामिल्स थे, हाँ, उनकी लड़ाई की वजह से जाफना पेनिनसुला में कितनी देर वो चलता रहा संघर्ष, हमें सबको पता है। उसका श्रीलंका को कितना नुकसान हुआ, उसका हमारे इंडिया को भी नुकसान हुआ। इंडिया के एक प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की कत्ल हुआ, उसी संदर्भ में हमारे प्राइम मिनिस्टर को जहां पर विजिट किया श्रीलंका में, उसके ऊपर अटैक हुआ। ये सब चीजें हम जानते हैं। वहां पर जो सिन्हालाज हैं वो बुद्धिस्ट हैं और वो कहते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, और जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो तामिलियंस हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, उनको वो पॉलिटिक्स में कोई स्पेस नहीं देना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के संदर्भ में अगर हम देखें, हमारी पार्लियामेंट में बीजेपी का एक भी एमपी लोकसभा के अंदर मुस्लिम नहीं है। नहीं। ये बोलता है कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है वो किस हद तक, जब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स होती है तो दरारें पड़ती हैं समाज के अंदर। वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी खतरा होता है, वो देश की पॉलिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है। आप कितना मर्जी डेमोक्रेसी कर लो, लेकिन अगर डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी हमारे घटक दल हैं या घटक हैं या कम्युनिटीज हैं, उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आता है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है। उस डेप्रिवेशन की वजह से आप स्टेट की पॉलिसीज के अंदर इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देते हो, और ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी अगर सोचती है कि हम अपने तरीके से सारा कुछ लाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या भारत उस स्थिति में आगे बढ़ रहा है? प्रोफेसर साहब, मुझे यहाँ पे ना माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ क्योंकि कायदे से एक ब्रेक ले लेते हैं, बार बार मुझे कमांड मिल रही है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तब प्लीज आप इसे कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक हमारे साथ, और प्रोफेसर खालिद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम बात बहुसंख्यक एक राजनीतिक एजेंडे की कर रहे थे। ये
देश अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो देश की जनता जो है वो विभाजित हो जाती है और किसी ना किसी लेवल पर वो जो देश है वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, अनुत्पादक हो जाता है, और अनुत्पादक हो तो आर्थिक संकट आएगा ही। बात श्रीलंका की हो रही थी, साथ ही साथ भारत की भी हो रही थी। प्रोफेसर साहब, आप अपनी प्लीज बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखो, मैं ये कह रहा था कि जब भी ज्यादातर सोसाइटीज जो है वो मल्टी कल्चरल हैं, प्लूरल सोसाइटीज हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, उसके अंदर जो विभाजन की वजह होती है, वो धर्म भी हो सकता है, वो रेस भी हो सकती है। अगर आप उसको उजागर करके जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो अपनी मर्जी करना चाहें, वो थोड़ी देर के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए उसके बड़े डिजास्ट्रस रिजल्ट निकल सकते हैं। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ है। और जो भी कंट्री इस रास्ते पर चलेगा वो कंट्री जो है डिजास्टर की तरफ ही जा रहा है। इसीलिए श्रीलंका के लिए कई जगह के ऊपर अपने आप को करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। एक तो श्रीलंका की पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव करना पड़ेगा, ताकि डोमेस्टिक लेवल पे हर व्यक्ति का जो उस देश में रहता है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बने स्टेट के प्रति और राज्य के प्रति और अपने सरकार के प्रति। दूसरा, सरकार में जो एक ही परिवार जो है वो पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है। आपका इरिगेशन मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी भतीजा है, कोई भांजा है, बिल्कुल। एक भाई जो है प्रेसिडेंट है, दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर है। इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि जो आप पैसा अगर आपको मिलता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट ADB से वगैरह से, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना, उसको सर्कुलेट ऐसे करना ताकि कर्ज भी आपका वापस होता रहे और विकास भी होता रहे। ये चीज करनी पड़ेगी। बहुत सही। और जो आपके कोर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे कि एग्रीकल्चर है और या आपका पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी ताकि जहां जहां पर आपकी कमियां नहीं है उसको दूर किया जा सके। प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं ना कि हाँ, कि अर्थव्यवस्था का आकार उतना मायने नहीं रखता है जितना उसका प्रबंधन मायने रखता है। प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बताऊं जी कि श्रीलंका को अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा कंसिडर करना पड़ेगा। किसी भी विदेशी कितनी ही बड़ी ताकत हो, देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, आपका नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशनल इंटरेस्ट की वजह से ही चाइना यहाँ पर आया हुआ है। चाइना की कोई रिश्तेदारी नहीं है श्रीलंका के साथ, लेकिन वो जब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसके नेशनल इंटरेस्ट को इसकी जरूरत है श्रीलंका की। राइट। इसलिए जब आप ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं या भिड़ते हैं, वहां पर श्रीलंका को देखना पड़ेगा उनका नेशनल इंटरेस्ट कहाँ कहाँ फॉल करता है। ठीक। क्या ये सब चीजें जो हैं अगर इनको प्रॉपरली करें तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। ये नहीं है कि अचानक हो जाएगा कि रात को सोएंगे सवेरे श्रीलंका ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। ये सब चीजें जो है श्रीलंका को करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में, तभी श्रीलंका इस क्राइसिस से निकल सकता है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार जो हैं आज के इस टॉपिक पर रखने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली विकट परिस्थितियां इस वक्त श्रीलंका के सामने, तात्कालिक समाधान किसी के पास अभी फिलहाल दिखता नहीं। नई सरकार किसी की भी बने या सर्वदलीय ही क्यों ना हो, उसके सामने पहली चुनौती ही देश को आर्थिक संकट से उबारने की होगी। कैसे होगा ये सब देखना होगा। फिलहाल आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। कल फिर होगी एक नए विषय के साथ आपकी हमारी मुलाकात। जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।